हाय एवरीवन, माय नेम इज अरबाज। तो भाई एक्चुअली देखो यार, एक अनाउंसमेंट एंड एनालिसिस वीडियो है पूरा ये। मैंने सोचा है कि यार अब इसी चैनल के ऊपर हम क्रिकेट एनालिसिस का भी कंटिन्यू करेंगे, क्रिकेट के बारे में भी हम इसी चैनल के ऊपर अब बातचीत करेंगे। सो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे एंड यार करते हो यार, इतना सपोर्ट किया है तो आगे भी करोगे। सो कंटिन्यूसली अब ये मेरा फाइनल डिसीजन है, कंटिन्यूसली हम क्रिकेट एनालिसिस की वीडियो भी इसी चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। मूवीज़ वगैरह बड़ी आएगी तो उसके वीडियोस भी इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप सपोर्ट करोगे एंड क्रिकेट का शौक है मुझे एंड डेफिनेटली मूवीज से ज़्यादा क्रिकेट का शौक है, तो क्रिकेट के बारे में बात करना भी अच्छा लगता है। तो हम ये नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी हमारी जर्नी। एनीवेज यार, अभी तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनका एक ही दिन में जनाजा भी निकल गया, एक ही दिन में उनकी बहुत वाहवाही भी हो गई। वाहवाही हो गई फखर जमान की वजह से, और इनका जनाजा इस तरीके से निकल गया कि ये पाकिस्तान की टीम मुझे समझ में नहीं आता कि इनका डिसीजन क्या होता है। इनका पीसीबी, इनका जो मोहम्मद हफीज, इनका जो इमामुल हक साहब जो कि इतने बड़े लेजेंड प्लेयर है, नॉट ओनली फॉर दिस मिकी आर्थर जो कि इनके कोच वगैरह है, और उसके बाद वो पता नहीं यार ये क्या सोचते हैं ये लोग। इनका भाई अपना ही मसला है इन लोगों का। इनका एक प्लेयर है इमामुल हक जो कि इनका ओपनिंग करता है, उसने अपने पूरे के पूरे जिंदगी में, जब से इसने 2-3-4 साल का होएगा ये, जब से इसने बैट पकड़ा है अभी तक, इंटरनेशनल क्रिकेट का जब लास्ट इसने मैच खेला है तब तक इसने आज तक अपने गली क्रिकेट, अपने इंटरनेशनल क्रिकेट, सारे के सारे क्रिकेट मिला है कि इसने आज तक 11 छक्के नहीं मारे होंगे। आज तक इसने 11 छक्के नहीं मारे होंगे। वहां पर फखर जमान ने सिर्फ एक ही मैच में 11 छक्के मार दिए एंड कुछ 7-8 बांग्लादेश के सामने भी मारे थे, तो 18 से 19 छक्के वो 2 मैच में मार चुका है। तो मुझे बताओ, फखर जमान जैसे बड़े प्लेयर को आप बाहर बिठा के ऐसे इमामुल हक जैसे ये फटीचर, ये पर्ची प्लेयर, इतने बकवास प्लेयर, परिवारवाद वाले प्लेयर को आप किस तरीके से फखर जमान की जगह पे आप जगह दे सकते हो? आई एम हॉनेस्टली सेइंग कि मुझे तो पहले मैच में जब उसको फखर जमान को खेल लगाया और वो नहीं चला, उसके बाद जब ये इमामुल हक को वापस लेके आए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या ही डिसीजन है। आप कैसे फखर जमान को बाहर रख सकते हो? देखो, फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर इसके ऊपर कोई है ही नहीं। नॉट बाबर आजम, नॉट वो कौन है यार, वो कीपरिंग करते हैं हमारे रिजवान साहब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, भाई कोई नहीं है फखर जमान के ऊपर। बिकॉज वो बंदा जब चलता है ना तो वन साइडेडली किसी भी कंडीशन से मैच को पलट सकता है। आप देखो, 400 रन का टारगेट था, किसने सोचा था कि भाई यहां से पाकिस्तान जीत सकती है? जस्ट यू इमेजिन के भाई फखर जमान के बदले इमामुल हक होता तो क्या वो इसी स्ट्राइक रेट से, इसी तरीके से 11 छक्के मार करके वो क्या टीम के लिए खेलता? नहीं, का तो पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे आउट हो जाता, या फिर 50 बॉल में 30-40 रन मारता। भाई वो कभी भी अपने लिए वो कभी भी टीम के लिए खेला ही नहीं, वो हमेशा अपने लिए खेला है, ये फैक्ट है। वो जस्ट अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलता है, बट ये फखर जमान वो सिर्फ टीम के लिए खेलता है एंड वो टीम की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए खेलता है। आप देखो क्या ही बैटिंग की है भाई बंदे ने, क्या ही बैटिंग की है। एंड मुझे समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तानी टीम फखर जमान को बाहर किस तरीके से रख रही थी। आई एम हॉनेस्टली सेइंग, मतलब इतना बकवास डिसीजन, इतना बेकार डिसीजन, मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट में चलता क्या रहता है। फखर जमान ये वही प्लेयर है, देखो ये उन लोगों में से आता है ना जो कि किसी भी कंडीशन से मैच पलटने की ताकत रखते हैं, या लाइक क्रिस गेल, लाइक एबी डिविलियर्स, लाइक विराट कोहली, इतने बड़े बड़े जो लेजेंड प्लेयर है लाइक रोहित शर्मा, यार उन बंदों में से एक फखर जमान का नाम आता है। मुझे आज भी याद है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2017 आई थिंक था, और चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल, पाकिस्तान को कोई 1% भी नहीं दे रहा था वहां पे कि भाई पाकिस्तान उस फाइनल को जीत सकता है। वहां पर फखर जमान ने वन साइडेडली इंडिया को मारा था, और ऐसा मारा था कि भाई उसके बाद इंडिया सेकंड डाउन में उठ भी नहीं पाया था, बिकॉज फखर जमान की वो इनिंग्स अनबिलीवेबल भाई। तो भाई वो बंदा हमेशा से बड़े मैचों में रन बनाता आया, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में आ रहे हो, इतना बड़ा प्लेयर आपकी बेंच पे किस तरीके से बैठ सकता है। अच्छा देखो, ये जो प्लेयर होते हैं फखर जमान, अभी थोड़ा सा आउट फॉर्म था तो इस वजह से इन लोगों ने थोड़ी सी नाइंसाफी की। अब ये बंदा जब बांग्लादेश के सामने जब ये जीते थे, तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था तो उसने ये बोला था कि भाई मैं तो फिट बैठा हुआ था, मैं तो अवेलेबल था खेलने के लिए, यही लोग मुझे मौका नहीं दे रहे थे, ये लोग ने मुझे बैठा के रखा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरे भाई देखो, ऐसे जो प्लेयर होते ना 10 मैच में से अगर 3 मैच में भी चल गए ना तो सिंगल हैंडेडली आपको जिता देंगे। बांग्लादेश के सामने सिंगल हैंडेडली आपको जिता दिया फखर जमान ने। एंड नाउ दिस भाई, 400 रन का टारगेट, अच्छे की पेंट गीली हो जाती है, वहां पर ये बंदा खड़ा रहा और इस तरीके से खड़ा रहा। देखो उसने 85 बॉलों में कितने रन बनाए। अरे भाई इसके सिवा कोई और कर भी नहीं सकता था। फखर जमान के अलावा ये टारगेट कोई अचीव कर ही नहीं सकता था। वो जिस तरीके से मार रहा था, मैं मजाक नहीं, अगर रेन नहीं होती, अगर बारिश नहीं होती तो भाई अगली 30-40 बॉलों में ये 200 रन कर देने थे, इसने डबल सेंचुरी कर देनी थी।
बिकॉज देखो बेंगलोर का ग्राउंड, बैटिंग ग्राउंड, और जिस तरीके से भाई इसके जो एज भी लग रहे थे ना वो भी छक्के में कन्वर्ट हो रहे थे। तो भाई बंदा, और ऊपर से केन विलियमसन, वो बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से फखर जमान को रोकेगा। बिकॉज देखो आप केन विलियमसन की अगर आप इसमें देखो तो जब रेन हुई उसके बाद 2-3-4 ओवर बीच में फिर से हुए, तो उस टाइम पे सबको पता था कि भाई ये मैच पूरा 42 ओवर का 50 ओवर का होने नहीं वाला, मुश्किल से 4-5 ओवर का गेम होगा और फिर से रेन आनी है। तो वहां पर इस सोडी को ओवर दे रहा है, वो डेनियल मिचेल को ओवर दे रहे, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये कर क्या रहा है पाकिस्तान, सॉरी न्यूजीलैंड। वो केन विलियमसन पे भी इतना प्रेशर पड़ा हुआ था कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि फखर जमान को रोका कैसे जाए। उनके पास कोई सोर्स नहीं थे, कोई बॉलर नहीं थे जो कि उस बंदे को रोक सके। सो भाई जिस तरीके से फखर जमान ने वहां पर इनिंग खेली है, दिस इज अनबिलीवेबल, एंड उसने बताया कि किस तरीके से अगर टीम के लिए खेला जाता है, हाँ टीम के लिए किस तरीके से खेला जाता है ना, आप उससे सीखो। अगर हम बात करें वो इमामुल हक, वो फलाना ढिंकाना, भाई ये सिर्फ अपने लिए खेलते, अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलते और सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए खेलते। देखो उस रैंकिंग का कोई फायदा नहीं है। जब आप बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हो तो वहां पर पूरी की पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हो। आप नंबर 1 बैट्समैन कहते, खुद को बोलते तो, एंड आपके पास टैग भी है नंबर 1 बैट्समैन का, बट आप खेलते कब हो नंबर 1 की तरह। भाई कोई फायदा नहीं उस नंबर 1 रैंकिंग का, ठीक है, कोई भी फायदा नहीं है। एनीवेज यार देखो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अब कमबैक किया है, डेफिनेटली यार अब आने वाले टाइम में जो मैचेस अब किस तरीके से क्या सिनेरियो बनेगा। अच्छा देखो अब ये भी अपडेट्स आ रही है कि न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका जो मैच होने वाला है 9 तारीख को, उसमें हो सकता है कि रेन आ जाए, उसमें हो सकता है कि बारिश आ जाए। बट देखो मैं होनेस्टली आपको बोलता हूँ कि यार देखो अब उस पर बारिश होगी नहीं होगी वो सब बात की बात है, बट मैं चाहता हूँ कि यार अभी आपके पास पूरी की पूरा वीक पड़ा हुआ है कि सोचने के लिए अब आगे क्या करना है। आगे कुछ भी नहीं करना। देखो अफगानिस्तान का जो सीन है ना कि उनके सबसे अच्छे चांस है, उनको 2 मैच अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराने और सीधे सेमीफाइनल में थ्रू हो जाएंगे। बट ये मुश्किल लगता है कि वो दोनों ही गेम जीत जाए। अगर जीत जाते तो वो सेमीफाइनल में थ्रू है। एंड अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिंपल सा यही होना है कि आप लोगों ने इंग्लैंड के सामने पहले बॉलिंग करनी है। इंग्लैंड आज के टाइम पे सबसे बेकार टीम है। एक बार नेदरलैंड किसी टीम को फाइट दे सकती है, बट इंग्लैंड किसी टीम को फाइट नहीं दे सकती। तो आपने इंग्लैंड को 200 रनों के अंदर रोकना है एंड उस रन को 17, 18, 20 ओवर में चेस करना है। अगर आपने उस रन को 17, 18, 20 ओवर में चेस कर लिया 200 से अंदर रोक के इंग्लैंड को, तो इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखो आप वो चीजें बनाओ, वो चीजें सोचो, वो एनालिसिस करो, वो डेटा बनाओ, वो प्लान करो, वो प्लान ए करो, वो प्लान बी करो, जो कि आपके हाथ में हो। आप ये कुदरत के निजाम के ऊपर नहीं जी सकते कि भाई श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगा, अफगानिस्तान हार जाएगा, बारिश हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम इजीली इंग्लैंड को जीत करके हम आगे चले जाएंगे। नो, आप लोगों ने देखना है कि भाई आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सो देखो अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा तो यार आपको पता ही है कितना बड़ा हो जाएगा वो। तो उसके लिए तो भाई हम वेट ही कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला सेमीफाइनल का वो सिनारियो बने, तो उसके लिए मेहनत तो करिए। देखो अब ये पाकिस्तान का क्या हो गया, पाकिस्तान का ये हो गया कि ये लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया। ये लोगों ने फखर जमान को बहुत पहले लाना चाहिए था। अगर वो फखर जमान को बहुत पहले लेकर के आए होते तो मेरा मानना है कि उनको ये इट्स एंड बर्ड्स, ये इसको हराएगा, ये उसको हराएगा, ये इधर बारिश हो जाएगा तो हम जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं था। ये जो अफगानिस्तान के सामने जो हारे, ये जो 280 का टारगेट रख के भी ये लोग चेस कर दिए थे, बट वहां पर 320, 330 आराम से बन सकता था। वो स्पिनर के सामने इतने फंस रहे थे वो। जस्ट इमेजिन वहां पर अगर फखर जमान होता, वहां पर मुजीबुर रहमान, राशिद खान जैसे, वो जो अहमद नूर जैसे जो स्पिनर थे, उनको अगर 1-2 सिक्सर, 1-2 छक्के अगर से फेटा अगर उन लोगों को लगा देते ना, तो अफगानिस्तान पूरे बैकफुट पे चली जानी थी वहां पे। तो भाई देखो फखर जमान जैसे प्लेयर को आप बाहर बिठाओगे तो यही होना है। अभी आप अफ्रीका के सामने ही बात कर लो ना, अफ्रीका के सामने आप बात कर लो, कितना फंस के खेल रहे थे वो तो भाई वहां पर वो इफ्तिकार चाचा एंड सादाब खान की थोड़ी पार्टनरशिप की वजह से आप थोड़ा सा आगे तक पहुंच भी गए। तो भाई आप लोगों के पास इतना बड़ा बैट्समैन है, आपने उसको बैठा करके रखा, सबसे बड़ी गलती थी। अब आज के टाइम पे बाबर आजम के पास जाकर के फखर जमान को पूछना चाहिए कि भाई अभी भी मेरे को बैठाना है तो बैठा दे। अगर मेरे बिना अगर तू सेमीफाइनल जा सकता है और सेमीफाइनल जीत सकता है तो जीत करके दिखा। विदाउट फखर जमान ये टीम, क्या आज के टाइम पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में अगर आप पोल करा लो कि भाई बाबर आजम और फखर जमान दोनों में से कौन से प्लेयर को खेल लगाना चाहिए इन दिस टीम में, तो भाई 99% फखर जमान बोलेंगे और बाबर आजम को कैंसिल कर देंगे, चाहे कितना ही मर्जी बड़ा प्लेयर हो। बिकॉज एज अ कैप्टन बाबर आजम फेल है, ये हमको पता है। अभी देखो मैं यार अगर मैं पाकिस्तान टीम के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड कप में तो होने से रहा, बट आफ्टर वर्ल्ड कप बाबर आजम से सबसे पहले कैप्टनशिप छीनो और मोहम्मद रिजवान को दे दो। क्योंकि भाई बाबर आजम एज अ प्लेयर जितना अच्छा कर सकता है ना, वो कैप्टनशिप में उस बंदे को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। वो इतना कंफ्यूज है अपनी कैप्टनशिप को लेके, वो अपने बैटिंग में भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सो प्लीज पहले आप ये चीज चेंज करो, बाबर आजम से कैप्टनशिप लो एंड उस पर से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करो। एंड जो मिकी आर्थर, ये जो फलाना ढिंकाना पता नहीं कहां से कोच लेकर के आते हो, इनको बोलो कि भाई बहानेबाजी बंद करो। अफगानिस्तान के सामने ये लोग जब हारे थे भाई, ये उस दिन नहीं हारे थे, ये उससे 1-1.5 महीने पहले ही हार चुके थे, जहां पर बीसीसीआई ने आईसीसी ने जो अनाउंस किया था, सॉरी आईसीसी ने, कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच एक ऐसी पिच पे होने वाला है जहां पर स्पिनर को बहुत मदद मिलने वाली है। तो पाकिस्तान के जो कोच वगैरह है या फिर जो पाकिस्तान के जो बड़े दिग्गज है, वो आईसीसी को बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान को उस पिच पे खेलना ही नहीं चाहते, हमारा मैच कहीं और शिफ्ट करो। भाई ये मैच वहीं पे अपने दिमाग से हार गए थे। इनको इतना भी बिलीव नहीं है अपनी टीम के ऊपर कि हम स्पिन अच्छा खेल सकते हैं और अफगानिस्तान जैसी टीम को उस पिच पे हरा सकते हैं। ये लोग मैच वहीं पे हार गए थे एंड ये हारे भी, ये माइंड से ही अपना मैच हार चुके थे वहां पे। सो भाई अगर आप अच्छी टीम हो तो भाई उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है हम हराएंगे, हमारे पास भी वो क्वालिटी के स्पिनर है। अगर हमारे पास स्पिनर नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे बैट्समैन है जो कि उनके स्पिनर की वाट लगा सकते हैं उस पिच के ऊपर भी। दिस इज द बिलीव सिस्टम। ये बिलीव सिस्टम होता है, ये जस्ट कॉन्फिडेंस का गेम है क्रिकेट। बट आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है, इतना बेकार है, कभी आप कोरोना को ब्लेम करते हो, कभी आप पिच को ब्लेम करते हो। अरे खुद एक्सेप्ट करो ना कि हमने खराब क्रिकेट खेली है, और जब अच्छी खेलोगे तो भाई लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। देखो फखर जमान, अब ये देखो, ये जो मैच था आप लोगों ने 400 रन खाए वहां पे। अगर आप टेक्निकली अगर आप देखो तो आपने इतनी भद्दी क्रिकेट खेली है उस मैच के अंदर। 400 रन पाटा विकेट के ऊपर भी बहुत होता है। अगर आप बहुत पाटा विकेट चेन्ना स्वामी के मैदान में खेल रहे हो तो 320 330 दिस इनफ। आप 400 रन खा लोगे यार, भले कितनी इजी विकेट हो बैटिंग के लिए, बट 400 रन बहुत ज्यादा होते हैं यार। बॉलर्स को इतना भी भाई गंदी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए कि 400 रन खा जाए। सो ये इतनी गंदी बॉलिंग किस तरीके से मुझे समझ में नहीं आया। बट फखर जमान की वो इनिंग्स, लोगों ने शाहीन आफरीदी का शहनशाह आफरीदी के बारे में कोई सवाल नहीं किया, हारिस रऊफ के बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो भाई उन्होंने कोई सवाल किया ही नहीं, बिकॉज वहाँ पर जो फखर जमान की जो पारी थी उसने आपको सेव कर लिया। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मैच पाकिस्तान हारती तो भाई वो आपकी नंबर 1 बॉलिंग वो कहाँ गई आप लोगों की नंबर 1 बॉलिंग इसको बोलते। इंडिया वैसे श्रीलंका का मैच उठा के देखो, वहां पर एक पिच के ऊपर, वानखेड़े के पिच के ऊपर एक टीम 350 मारती है, 357 मारती है, उसी के पिच के ऊपर श्रीलंका खेल रही है सेम पिच के ऊपर, और 55 पे श्रीलंका को ऑल आउट कर देते हैं। ये होता है बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक या फिर बेस्ट बॉलिंग अटैक। उनको भाई कंडीशंस मैटर नहीं करती, पिच मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है, आपका जज्बा मैटर करता है, आपका भाई स्किल मैटर करता है, वहां पे आप में कितना दमखम है वो मैटर करता है। ना कि ये कि भाई पिच खराब है, पिच ही ऐसा था, पिच में ही रन थे, नहीं, ये जस्ट बहानेबाजी होती है। तो भाई आपकी ये सारी की सारी चीज छिप गई क्योंकि फखर जमान ने जो इनिंग्स खेल दी। अरे भाई देखो, छोटी मोटी टीम के खिलाफ तो खेली नहीं है। ऐसा तो नहीं था श्रीलंका के बॉलर थे, ऐसा तो नहीं था कि नीदरलैंड्स के बॉलर थे, ऐसा तो था ही नहीं। अरे जो बॉलर थे भाई, ट्रेंट बोल्ट, सोडी, मिचेल सेंटनर, वो फिलिप्स, वो अच्छे बॉलर है भाई। टीम साउदी, ये एक्सपीरियंस बॉलर है। और न्यूजीलैंड जैसी साइड, केन विलियमसन जैसा कैप्टन, उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरे को अब कौन सा बॉलर डालना है इसके अंदर, उसको पता नहीं चल रहा है। बिकॉज यार जो बॉलिंग की है वहां पे न्यूजीलैंड ने, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अच्छा देखो, इस मैच के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज बना था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। फिलिप्स आया था तो उसने भाई पहला ओवर बहुत ही खतरनाक किया, दूसरा ओवर भी बहुत खतरनाक किया। वहां पर फखर जमान जस्ट सिंगल भी नहीं ले रहा था, वहां पर गेम थोड़ा सा फंस गया था, ऐसा लग रहा था कि रन रेट को दबा दिया वहां पर न्यूजीलैंड ने। बट वहां पर पहले फखर जमान ने देखा कि भाई कितना टर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद देखा कि भाई कोई टर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे निकल के जो धुलाई की है भाई, फिलिप्स हो, सोडी हो, मिचेल सेंटनर हो, उसके पाले में बॉल आ रही है, सीधा छक्के के बाहर जा रही है। सो भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि आपको अपने आप पे कितना बिलीव है। फखर जमान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, पाकिस्तान की टीम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो भाई ऐसे प्लेयर को आप लोगों ने यार किस तरीके से बाहर किया, क्यों बाहर किया, ये कसम से समझ में नहीं आ रहा है, कसम से समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये होता तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ही नहीं आती थी कि आप ये बोलते कि यार अभी ये हारेगी, वो हारेगी, ऐसे हो जाएगा, बरसात हो जाएगा, कुदरत का निजाम हो जाएगा, तो हो सकता है हम सेमीफाइनल खेल ले। अरे भाई आप लोग पहले से इस बंदे को अगर टीम में रखते ना, तो मैं सीधा बता रहा हूँ कि इस चीज़ की नौबत ही नहीं आती। क्योंकि जितने मैच में आपने इमामुल हक को खेल लगाया, उससे जो चीज़ किया है, एक बार भी तो टीम के काम आया नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाला मैच आप 350 प्लस चेस कर रहे थे, वहाँ पर एक टाइम पे लग रहा था ना कि आप जीत जाओगे। इमामुल हक ने अच्छा स्टार्टअप भी दिया था, बट जितनी बॉल इमामुल हक ने खेली थी उतनी फखर जमान खेलता तो मेरा ख्याल है कि भाई वो मैच आप 45 ओवर में चेस कर देते। क्योंकि जितनी बॉल इमामुल हक ने वहाँ पे ली थी उतना ही फखर जमान खेलता तो 100 मार देता था वो।
तो भाई ऐसी इनिंग्स का कोई फायदा नहीं होता जो कि टीम के काम नहीं आनी है। कल फकर जमान की इनिंग उठा के देखो, वो टीम के काम आई ना, वो टीम जीती है। सो भाई ये होता है यार एक जज्बा, ये होता है कि मैं टीम के लिए खेलूंगा। वो खड़ा रहा यार पिच के ऊपर, वो ये नहीं देखा कि यार मेरे को बाहर कर देते टीम से, मुझे जस्ट मेरे 50 चाहिए और मैं 50 मार के अपनी पोजीशन सेव कर लूंगा आने वाले मैचेस के लिए। नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने ये किया ही नहीं। उसने भाई पहले 50 किया, फिर 100 भी उससे भी खतरनाक पेस पे किया, उसके बाद वो टिका रहा, 100 को 125 में कन्वर्ट किया, विकेट नहीं दिया। तो भाई ये होती है कि भाई टीम के लिए आप खेल रहे हो। उसने ना ही 50 करने के बाद चोक किया, ना ही 100 करने के बाद उसने अपना वो दोगलापन दिखाया कि भाई चलो मेरा तो 100 गया ना, अब बाकी का बाबर देख लेगा, आने वाले बैट्समैन देख लेंगे। नहीं, वो खड़ा रहा, 125 तक खड़ा रहा और नॉट आउट गया है वो। सो भाई ये चीज़ होती है भाई, ये होता है टीम के लिए खेलना, ये होता है खुद के लिए ना खेलना, सेल्फिश होके ना खेलना। सो ऐसे प्लेयर की नीड है। तो ऐसा प्लेयर आज के टाइम पे अगर कोई आपके टीम में है तो सिर्फ और सिर्फ फकर जमान है। बाकी के जितने ही प्लेयर आप लोगों के हैं वो सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं। मुश्किल से एक दो को मैं भूल जाऊं तो, एंड मुश्किल से एक दो को क्या, मेरे को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ फकर जमान ही है जो कि ये चीज़ कर सकता था। पाकिस्तान की टीम का कोई एक खिलाड़ी जो कि 400 रन का पीछा कर सकता था। बाकी आज के टाइम पे यार अच्छे टीम की टांगे क्या, उसका घू निकल जाएगा बट 400 रन चेस नहीं होगा। और मेरा मानना है कि भाई अगर बारिश नहीं होती तो फखर जमान जिस तरीके से खेल रहा था 400 भी पॉसिबल था और वो कर देता था, वो डबल सेंचुरी कर देता। बिकॉज न्यूजीलैंड इतना वो बेचारा वो इतना नाउम्मीद नजर आ रहा था। केन विलियमसन बॉलर इतने भाई वो मजबूर नजर आ रहे थे, उनके पास कोई चीज़ ही नहीं थी। ग्लेन फिलिप्स वो अपने सर पकड़ रहा था, केन विलियमसन वो अपने वो डैनियल मिचेल वो अपने बैट्समैन को बॉल कराने के लिए लेकर के आ गया क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि वो बोल्ट को भी मार रहा है, सऊदी को भी मार रहा है, वो उसके बाद वो सोडी को भी मार रहा है, सेडनर को भी मार रहा है, फिलिप्स को भी मार रहा है। भाई कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उसके पास, वो मजबूर हो गया था वहाँ पे। सो जिस तरीके से फखर जमान ने न्यूजीलैंड की क्लास लगाई है, मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई, अमेजिंग, फैंटास्टिक, मज़ेदार। देखो ये पाकिस्तान अब बहुत डेंजरस साइड हो गया है। अगर ये सेमीफाइनल में आए, अगर आया तो इंडिया ने भी इनको कमज़ोर ना लेना है। इंडिया ने भी इनको भाई कुछ ऐसे नहीं लेना है कि भाई चलो ठीक है आ गया, हम हर बार ने 8-0 कर दिया है, 9-0 कर देंगे। नहीं भाई, नहीं होता हर बार। पाकिस्तान देखो, मुझे लग रहा है अभी आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि सबसे ज़्यादा डिजर्व कौन करता है तो पहला तो अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान और ढेर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अब तक किया क्या है, वही नीदरलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, इंडिया के सामने ये हारे, पाकिस्तान के सामने ये हारे, अफ्रीका के सामने ये हारे, ऑस्ट्रेलिया के सामने ये हारे। तो बड़ी टीमों के सामने न्यूजीलैंड हारा है। तो न्यूजीलैंड डिजर्व ही नहीं करता सेमीफाइनल। अगर न्यूजीलैंड यहाँ से सेमीफाइनल खेलता है अगेंस्ट इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका तो मेरे लिए बहुत ही एक शॉकिंग मूवमेंट होगा कि एक ऐसी टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप में कुछ किया ही नहीं है वो सेमीफाइनल खेल रही है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान डिजर्व करती है। अगर पाकिस्तान भी नहीं है तो न्यूजीलैंड भी नहीं है तो अफगानिस्तान खेल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने किसको हराया, उन्होंने भाई इंग्लैंड जैसी चैंपियन साइड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया है। तो भाई वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं। न्यूजीलैंड डिजर्व ही नहीं करता, सॉरी न्यूजीलैंड डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल, डिजर्व ही नहीं करता वो। सो अगर कोई टीम सच में डिजर्व करती है तो पहले अफगानिस्तान उसके बाद पाकिस्तान है जो कि सेमीफाइनल सीरियसली में डिजर्व करती है। सो आई होप के ये न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में ना हो। मोस्ट प्रोबेबली तो अगर इंडिया पाकिस्तान का हो जाए तो मज़ा आएगा, बट अगर अफगानिस्तान भी आती तो मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगी, वो अपने दम पे आए। एंड सबसे बढ़िया चांस तो उन्हीं का है, 2 मैच बाकी है, बट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है, ये बात भी तो फैक्ट है ना। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है। एंड मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान आ रही है, मुझे लग रहा है कि श्रीलंका देखो यही चेन्ना स्वामी का आई थिंक ग्राउंड है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका वाला। तो मुझे लग रहा है वो जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, अगर उसमें बारिश नहीं भी हुआ तो श्रीलंका इतनी बेकार साइड नहीं है, श्रीलंका इतनी बुरी साइड नहीं है। वो पाकिस्तान वो न्यूजीलैंड को टफ टाइम देगी, वो न्यूजीलैंड को इतना इजीली नहीं ले, वो इतना इजी नहीं लेगी। और ठीक है इंडिया के सामने उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, मोहम्मद सिराज आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मोहम्मद सिराज तो इनको रावण ही समझता है, उनका दहन ही कर देता है। सो मोहम्मद सिराज वहाँ पे नहीं होगा तो मुझे लगता है कि उस ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर यहाँ पर जितने बेचैन, जितने मजबूर नजर आए, ये चीज़ श्रीलंका, और ऊपर से यार कितना गंदा, ये कितना डाउन चले गए ना, एक लगातार आई थिंक ये 4 मैच हार चुके। सो इसका मतलब ये कि न्यूजीलैंड को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको कमबैक भी करना है, उनको ये चीज़ें भुलानी भी है। तो न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है कि श्रीलंका भी मार सकता है न्यूजीलैंड को, बिकॉज बहुत नीचे लगे हुए न्यूजीलैंड वाले।
तो ये जो मैच होगा मुझे लग रहा है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को बीट कर सकता है। अगर बारिश नहीं भी हुआ तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड में श्रीलंका को अपर हैंड दूंगा न्यूजीलैंड, क्योंकि श्रीलंका तो ऑलरेडी बाहर है, वो अपनी फ्री माइंड क्रिकेट खेलने वाला है। बट अगर न्यूजीलैंड हार गया और उस पर प्रेशर होगा और इसी ग्राउंड पे, तो मुझे लग रहा है कि भाई श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड ये जो मैच होने वाला है, मुझे लग रहा है कि 60-40 दूंगा मैं। इन 60% श्रीलंका एंड 40% न्यूजीलैंड। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड वहाँ पर हार रहा है एंड पाकिस्तान इजीली इंग्लैंड को हरा के मुझे लग रहा है सेमीफाइनल में एंट्री मार रहा है। एंड अगर अफगानिस्तान की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान दोनों ही मैच जीत सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने वो लोग जीत भी गए, जो कि मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड है यार, तो मुझे लगता है कि अफ्रीका को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट कुछ भी हो सकता है भाई, वो भी तो अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं ना। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड तो टॉप 4 में नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया या फिर अफ्रीका के सामने जो भी पहले नंबर पे होता है, वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन पहले नंबर पे रहेगा आज के मैच में। सो अफ्रीका एंड इंडिया में से जो भी पहले नंबर पे रहता है, और मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल में का तो पाकिस्तान को खेलेगा या फिर अफगानिस्तान को खेलेगा। बट न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।